अपन रीतिकाल की प्रमुख प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी संदर्भ में हम आगे देखेंगे कि रीतिकाल की एक और महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह है प्रकृति चित्रण। तो अब हम ये देखेंगे कि रीतिकाल में प्रकृति चित्रण किस प्रकार से किया गया। यह एक श्रृंगार का काव्य है, तो इसमें प्रकृति कहाँ से आई। राज दरबार के कवि हैं, अपने आश्रयदाता को खुश करने के लिए, अपनी आर्थिक विपन्नता को दूर करने के लिए जो काव्य सृजन कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रकृति चित्रण कैसा किया होगा। यह एक स्वाभाविक प्रश्न हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे मन में उत्पन्न होता है कि प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य तो हम अपनी आंखों से देखने के बाद ही उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। अनुभूति हम स्वयं कर सकते हैं, अभिव्यक्त तो कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज को स्वयं देखते हैं तो उसके वर्णन में कुछ सरसता आ जाती है। परंतु हम जब देख ही नहीं रहे हैं, केवल एक कल्पना के आधार पर किसी चीज का वर्णन कर रहे हैं, तो वहाँ स्वाभाविकता का आना बहुत मुश्किल होता है, वह स्वाभाविक नहीं हो पाता है। और हम यूं कहें कि प्रकृति का जो एक नैसर्गिक सौंदर्य है उसका वर्णन हम दूर बैठे नहीं कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रीति काव्य जो है वह प्रकृति की एक विशाल चित्रशाला है। प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों का रीति काल के कवियों ने अपने काव्य में बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी है। तो यहाँ हम देखेंगे कि प्रमुख जो नैसर्गिक सौंदर्य नहीं दे पाए हैं उसका कारण क्या है। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रकृति हमारे सामने दो रूप में साहित्य में अभिव्यक्त हुई है, आलंबनगत रूप में और उद्दीपनगत रूप में। तो हम देखते हैं कि रीति काल में जो प्रकृति का चित्रण हुआ है वह उद्दीपनगत रूप में हुआ है। प्रकृति हमारे मनोभावों को, हमारे विचारों को, हमारी जो मन स्थितियां हैं उसको उद्दीप्त करने के लिए है, आलंबन के लिए नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि राज दरबार के कृत्रिम सौंदर्य की चकाचौंध में रहने वाले इस युग के कवियों को प्रकृति के सानिध्य में जाने या रहने का कभी अवसर ही नहीं मिलता था, क्योंकि ये तो राज दरबारी कवि थे, राजा के आश्रय में रहते थे और वहां जो थी वह बनावटी शोभा थी। और उस चकाचौंध में रह करके प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का या प्रकृति के आलंबनगत सौंदर्य का चित्रण की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनके काव्य में, इस काल के कवियों के काव्य में प्रकृति का सुंदर आलंबनगत चित्रण नहीं मिलता है। आलंबन होता है सहारा देने वाला, हमारे मनोभावों को, हमारे मनोवेगों को, हमारे मन की, हमारे चित्त की जो लहरें हैं उनको सहारा देने वाला, बढ़ावा देने वाला चित्रण इस प्रकृति के वर्णन में नहीं मिलता है। श्रृंगार के उद्दीपन रूप में षट्ऋतु वर्णन और 12 मासा का चित्रण सुंदर ढंग से किया गया है। उद्दीपनगत का मतलब हो गया यहाँ पे कि उद्दीप्त करने वाला, सहारा नहीं दे रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, और बल्कि उद्दीप्त कर रहे हैं, एकदम जो किसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, वह है उद्दीपनकारी। तो यहाँ पे इन्होंने 12 मासा में और षट्ऋतु वर्णन का जो सुंदर ढंग से वर्णन किया है वह श्रृंगार को उद्दीप्त करने के लिए है, ना कि प्रकृति का सुंदर सहज स्वाभाविक रूप हमारे सामने रखने के लिए हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋतुओं के कामोद्दीपक वैभव पर ही इन कवियों की नजर रही है। श्रृंगार को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, बल्कि काम को उद्दीप्त करने के लिए इन कवियों ने ऋतुओं का सहारा लिया है।
सेनापति एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्हें ऋतु वर्णन में पर्याप्त सफलता मिली है। इस काल के कवियों में प्रकृति का चित्रण नायक नायिका की मानसिक दशा के अनुकूल ही किया गया है। जैसी उस समय की मानसिकता थी, जैसी मन स्थिति थी, जो मनोभाव थे, जैसा परिवेश था, जैसी परिस्थितियां थी, उनके अनुरूप ही प्रकृति चित्रण को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। संयोग में प्रकृति का खिला हुआ उन्मादकारी रूप है, तो वियोग में वह दग्ध करने वाली है। प्रकृति को यहाँ पे इन्होंने मोहक रूप में भी देखा है और ज्वलनशील रूप में भी देखा है। यदि वह वियोग की स्थिति में है तो वह उनको वही प्रकृति सुख देने की बजाय उनको उन्माद देने की बजाय उनके हृदय को दग्ध करती है, उनको जलाती है, पीड़ा पहुंचाती है, उनको मानसिक क्लेश पहुंचाती है, उनको दुखी करती है। और वही संयोग की स्थिति में वही प्रकृति उनके उन्माद को, उनकी मनोदशा को और उनके भावों को उद्दीप्त करती है। इसी संदर्भ में यहाँ पे यह कहा गया है कि प्रकृति का जो उद्दीपन रूप है, प्रकृति का जो हमारे मनोभावों को बढ़ावा देने वाला जो रूप है, उसका एक सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है कि पावस बनायो तो न विरह बनाओ, तो जो विरह बनायो तो न पावस बनाओ। तो कि यदि प्रकृति को इतना सुंदर रूप में बनाया है पावस ऋतु के रूप में, तो विरह नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि वह पीड़ा पहुंचाने वाला है। और यदि पावस बनाया है तो विरह को नहीं बनाना चाहिए था। अर्थात यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रकृति के उद्दीप्त रूप को ही इस काव्य में स्थान मिला है। उसके साथ ही हम देखते हैं कि कवियों का जो वर्णन है अपने काव्य में, वह उनके वर्णन में सजीवता, ताजगी है। साथ ही साथ प्रकृति का जो विराट रूप है, प्रकृति की जो विशाल संपदा है, उसकी उन्हें बहुत अच्छे से बारीकी से जानकारी है। उसका वर्णन भी उन्होंने वहां किया है, परंतु वह वर्णन केवल कवियों ने उसके अर्थात प्रकृति के कामोद्दीपक रूप को ही पहचाना है, उसी को मुखरित किया है, उसी को ही प्रकृति की पहचान बनाया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रकृति ने वहाँ कवि की नायिका को रिझाने के लिए, उसके हाव भाव को प्रस्तुत करने के लिए या नक्सिक की महिमा को बखानने के लिए या वर्णन करने के लिए प्रकृति के स्वरूप को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, या यूं कहें प्रकृति के रूप को महत्व दिया है। तो हम यहाँ देखेंगे कि कहीं कहीं हमें प्रकृति के स्वतंत्र चित्र भी देखने को मिलते हैं। ये नहीं है कि भी पूरा का पूरा नायिका भेद या नायिका के हाव भाव या कामोद्दीपक रूप का वर्णन करने में ही कवि लगा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं हमें प्रकृति के स्वतंत्र रूप का भी दर्शन होता है, स्वतंत्र प्रकृति का भी लाभ हमें इस काव्य में देखने को मिलता है, परंतु उसकी जो संख्या है वह नगण्य सी ही है। या हम कहें कि बहुत सीमित मात्रा में प्रकृति के स्वतंत्र रूप का वर्णन यहाँ किया गया है। यदि ये सिद्धहस्त कलाविद प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण करने का प्रयास मुख्य रूप से करते तो भी ये पूर्ण रूप से सफल होते, परंतु यदि इन्होंने प्रकृति का जो चित्रण है वह उद्दीपन रूप में किया है,
काव्य को, श्रृंगार को बढ़ावा देने के लिए किया है, नायिका भेद के लिए किया है, नक्सिक वर्णन करने के लिए किया है, श्रृंगार के संदर्भ में किया है, तो भी वह अपने इस प्रकृति के उद्दीपक रूप में भी पूर्ण रूप से सफल और समर्थ रहे हैं।